जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। वो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर गिवन हो, प्रेशर गिवन हो, कोई भी एक सेट दे रखा हो, 100 डिग्री टेम्परेचर दे रखा हो और साथ में 1 atm प्रेशर दे रखा हो, कोई भी गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, which of these would be most stable state of a given substance depending upon the net effect of two opposing factor। देखिए, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, प्रेशर कम है, उन दोनों ने, अगर आप आइस की बात करें तो उसको वाटर में कन्वर्ट करके और वाटर को बॉइलिंग पे लगा देना है, और अगर मैं इसी प्रेशर को 1 atm की जगह पर 2 atm कर दूं, टेम्परेचर में 100 ही रखूं, तो फिर वाटर के बॉइल होने के चांस कम हो गए। क्लियर? एट 2 atm, क्योंकि प्रेशर बढ़ा ना तो बीपी भी बढ़ गया, तो नो चांस ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग के कोई चांस नहीं है, बॉइलिंग के कोई चांस नहीं है। ठीक है जी। तो अब जो मैं आपको कहना चाहता हूं, विच ऑफ दीज वुड बी द मोस्ट स्टेबल, सॉलिड लिक्विड में से कौन ज्यादा स्टेबल है, इस चीज को जो डिटरमाइन करेगा वो डिटरमाइन करेगा जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर। ये तो हमेशा का रूल है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास रखने की कोशिश करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस tend to keep the molecules और एटम्स और आयंस क्लोजर। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो आयंस को क्लोजेस्ट रखने की कोशिश करता है। इसके अंदर, इन द आयोनिक कंपाउंड, इन द आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के अंदर वेर इज थर्मल एनर्जी। जैसा कि आपको पता है सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर से, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये आपके पास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका जी, थर्मल एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का। तो हुआ क्या, थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। अगर थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दूर जाएंगे। तो देखिए, बड़ी कंक्लूसिव सी लाइन निकल कर आ रही है अगर आप मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करें। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्लोज करते हैं मॉलिक्यूल्स को, जबकि थर्मल एनर्जी उन्हें दूर करती है। अंडरलाइंड थ्योरी है, इसको आप भी अंडरलाइन करें। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्लोज करते हैं, जबकि 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 आपके पास अगर थर्मल एनर्जी की बात करो, थर्मल एनर्जी इनडायरेक्टली हीट का ही इंफॉर्मेशन है। हीट बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर, मान लीजिए अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, तो थर्मल एनर्जी इज लो, वो तो होना ही था। मैंने आपसे क्या कहा, इनडायरेक्टली जो हीट है, थर्मल एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का इंडिकेशन है, वो टेम्परेचर का इंडिकेशन है। तो लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी कम हो गई है, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रिंग देम सो क्लोज, तो वो किसकी तरफ बढ़ गया है, सॉलिड की तरफ। दे क्लिंग टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई द फिक्स पोजीशंस। तो जिसको मैंने हाईलाइट किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल को पास लाते हैं और थर्मल एनर्जी दूर लेकर जाती है। टेम्परेचर अगर आप कम कर देते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। These can still oscillate about their mean position। सॉलिड का तो खासियत ही यही है कि उसके मॉलिक्यूल्स, उनके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते रहते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। पहली बात, डेफिनेट मास वॉल्यूम शेप है, जैसा कि आप पढ़कर आए, सॉलिड का डेफिनेट मास वॉल्यूम एंड शेप है। ये आपके पास मान लीजिए कोई एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कोई वुड का ही पीस मान लेते हैं क्यूबिक, इसका डेफिनेट मास वॉल्यूम और शेप है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कम है तभी तो सॉलिड है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, क्लियर ना। नमक का
क्यूबिक क्रिस्टल मान लें आप, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो, मोलिक्यूल्स हो, आयंस हो, फिक्स पोजीशन है और उसी फिक्स पोजीशन के अराउंड, क्लियर, वहीं वो ऑसिलेट करते रहेंगे एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्लियर, ऐसे ऐसे करके बस अपनी मीन पोजीशन पे माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस में ऑसिलेट करते हैं। दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड, ये ऐसे हैं जिनको आप दबा नहीं सकते हो और ये रिजिड होते हैं। किसी भी वुडन के पीस को आप अपनी हथेलियों में प्रेस करने की कोशिश करें तो वो प्रेस करने की कोशिश जब आप करोगे तो वो होएगा प्योरली इनकंप्रेसिबल, दबेगा नहीं, उसको आप दबा नहीं सकते हो। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं सॉलिड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करता हूं। एक मेरे पास है क्रिस्टलाइन, दूसरे मेरे पास है अमोर्फस। दूसरे मेरे पास है अमोर्फस। ठीक है जी। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है क्रिस्टलाइन में और अमोर्फस में। इस लाइन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। क्लियर। अब हर चीज का कुछ ना कुछ बेस होता है। ओके, तो सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हुआ कि आपने इसको दो पार्ट्स में, किसी भी लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखें सॉलिड की क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या बना। नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कुल मिलाकर आपके पास नेचर ऑफ ऑर्डर, नेचर ऑफ ऑर्डर, नेचर ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का जो नेचर है उस बेसिस पे आपने अमोर्फस और क्रिस्टलाइन दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया है। A crystalline solid usually consists of large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometrical shape। जैसे मैं NaCl की बात ही कर दूं, NaCl में फेस, सेंटर्ड, क्यूबिक अरेंजमेंट है। तो अगर आप इस लाइन को वापस सुने, a crystalline solid usually consists of a large number of small crystals। NaCl, NaCl का क्रिस्टल सॉलिड है, उसमें ढेरों NaCl के छोटे क्रिस्टल होंगे। each of them having definite characteristic geometrical shape in a crystal, the arrangement of constituent particles चाहे atoms हो, molecules चाहे ion हो, is ordered। तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है क्रिस्टलाइन में जो एटम्स, आयंस या मोलिक्यूल की अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है, रैंडम नहीं है। क्लियर। जबकि यहां ये अरेंजमेंट आपको रैंडम मिलेगी, यहां ये अरेंजमेंट आपको रैंडम मिलेगी। इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, व्हिच मींस, इसका मतलब समझाया उसने, दैट देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। NaCl, 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 Na के बाद Cl है तो अगले Na के बाद भी Cl ही होगा। तो NaCl की एक अरेंजमेंट मिलेगी आपको। ओके, और पार्टिकल्स which repeats itself periodically over the entire crystal। sodium chloride, quartz are the typical example of crystalline solids। एग्जाम्पल को ध्यान रखें, कोई एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। उसमें आप NaCl तो ऑलरेडी मैं बता ही रहा हूं आपको, जितने भी आयोनिक सॉलिड्स हैं, जितने भी आयोनिक सॉलिड्स हैं, ऑल आर कैटेगराइज्ड एज द क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन। और एक है आपके पास क्वार्ट्ज। और जब आप 11th क्लास पढ़ रहे थे पी ब्लॉक में आपने सिलिका पढ़ा होगा, उसका ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उसका ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्लियर। तो एग्जांपल हाइलाइटेड पोर्शन में अपने नोट्स में लिख लीजिए कि आपके पास जो NaCl और क्वार्ट्ज है वो टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अब आपके पास अमोर्फस सॉलिड, ग्रीक अमोर्फस मतलब कोई फॉर्म नहीं है, ए फॉर नॉट, ए फॉर नॉट। और मोर्फस मतलब क्या हो गया, मोर्फोलॉजी, मोर्फस शेप, स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो कोई भी शेप स्ट्रक्चर जिसका नहीं है। कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इररेगुलर, जैसा मैंने रैंडम लिख दिया था पहले, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस इन सच अ सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो इसमें कोई रिपीटेड
अरेंजमेंट नहीं है, नॉट अ रिपीटेड अरेंजमेंट, कोई भी रिपीटेड अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी रिपीटेड अरेंजमेंट नहीं है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसमें, इन सच एन अरेंजमेंट रेगुलर एंड periodically repeated pattern is observed over short distances only, छोटी डिस्टेंसेस में ही ये आपको रिपीटेड फॉर्म में मिलेंगे, रिपीटेड फॉर्म में मिलेंगे। ये देखिए अब आप, जो पहला वाला क्रिस्टल है, जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, जो पहला वाला सॉलिड है, वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज है। इसमें आप देखें सेंटर में आपको Si मिलेगा, सिलिका, फिर ऑक्सीजन 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 है, और ये 3D अरेंजमेंट में 2D दिखा रहा है, जबकि एक्चुअली है क्या, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। अगर आप मेरे को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसी को यहां कॉपी किया, ये कॉपी किया, वही आपके पास शॉर्ट से लेकर लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक चला गया है। तो छोटी अरेंजमेंट जो है वही बड़े में रिपीट हो गई है। जबकि आप इस पे नजर मारें थोड़ा सा, क्लियर, ये देखिए किसी भी अरेंजमेंट का रिपीटिशन नहीं हो रखा है। तो जब इसको देखोगे तो ये आपको साफ दिखेगा, ये रैंडमली अरेंज्ड है, जबकि यहां ये पूरी तरह से ऑर्डर्ड सिस्टम। तो जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, जबकि अगर आप अमोर्फस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये रैंडमली अरेंज मिलेगा, जैसा कि आपको इस एनसीईआरटी के डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है जी, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी इस बात को। इन सच अ सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज, तो अमोर्फस की बात कर रहा है। इन सच एन अरेंजमेंट रेगुलर एंड periodically repeated pattern is observed over short distances only। ध्यान से सुनिएगा, short distances only किसकी बात कर रहा है, अमोर्फस की। short distances only such portions are scattered, आपके सामने बिखरे हुए हैं, and in between the arrangement is disordered, क्लियर, और जो अरेंजमेंट बनी उसमें डिसऑर्डर्ड है, इन एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज जो पहले नंबर पे दिखा रखा आपको मैंने, ये वाला क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास अमोर्फस, ये फिगर 1.1 और 1.1 बी में शो कर रखे हैं, ये आपके पास ए और बी है। ओके, व्हाइल द टू स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, जबकि वैसे देखा जाए तो ये आइडेंटिकल क्यों, क्योंकि दोनों बने तो SiO2 से ही हैं, क्लियर। Yet in the case of amorphous quartz glass there is no long range order, ये आपको डिफरेंसेस में लिखना पड़ेगा, क्लियर। नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द amorphous, no long range order in the amorphous, the structure of amorphous solid is similar to that of liquids, क्लियर। इसीलिए तो आपको कंफर्म होगा जब हम अमोर्फस की बात करते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी निकल रहा है, जब हम अमोर्फस की बात कर रहे हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। लिक्विड जिस हिसाब से अरेंज्ड है, बस उसको आपने एक सुपर कूलिंग करवा दी है, सुपर कूल्ड लिक्विड, बस आपने उसकी कूलिंग करवा दी है और वो वैसा के वैसे ही फ्रीज हो गया है, क्लियर। द स्ट्रक्चर ऑफ अमोर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड, तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो आपके पास अमोर्फस सॉलिड है उनका स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, क्लियर ना। देन योर आंसर शुड बी इट इज मैच्ड विद लिक्विड्स। ग्लास हुआ, रबर हुआ, प्लास्टिक्स हुए, अ टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ द अमोर्फस सॉलिड्स, इसको भी आप अंडरलाइन करें क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सम एग्जांपल्स ऑफ द अमोर्फस सॉलिड, देन योर आंसर शुड बी ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ठीक होगी बात। ड्यू टू द डिफरेंसेस इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन में और अमोर्फस में डिफरेंसेस इन अरेंजमेंट होने की वजह से, क्लियर, द टू टाइप ऑफ सॉलिड्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है वो। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, देन योर आंसर शुड बी स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी निकल सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी निकल सकता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो इस पे भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प एमपी, होना ही था क्योंकि ये एक लॉन्ग
रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऑन द अदर हैंड अमोर्फस के एमपीबीपी आपके पास क्या होंगे? अमोर्फस के एमपीबीपी ड्यू टू द शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने की वजह से इनके एमपीबीपी, क्लियर, अमोर्फस सॉलिड्स सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। यूं मान के चले ना, आपके पास ग्लास है, ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, आपने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सेमी सॉलिड बन गया, और टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है जी, और टेम्परेचर बढ़ाया तो धीरे धीरे ये आपके पास लिक्विड की तरफ बढ़ेगा। लिक्विड भी ऐसा जो थोड़ा सा गाढ़ा है, विस्कस है, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे कंप्लीटली लिक्विड में बन जाएगा और लेस विस्कोसिटी वाला, ठीक है जी, एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स। बिल्कुल ठीक बात है। ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization like liquids. Amorphous solids have a tendency to flow. Amorphous solids के अंदर एक flow करने की tendency है, though very slowly. Therefore sometimes those solids or these amorphous solids are called the pseudo solids or supercooled liquids. Glass panes fixed to windows or doors of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. तो इन दोनों बातों को मैं आपको प्रॉपरली समझा देता हूं। हुआ क्या कि मान लीजिए आपके पास ये क्रिस्टल क्लियर ग्लास है, ठीक है जी, ये आपके पास क्रिस्टल क्लियर ग्लास है, क्रिस्टल क्लियर। अब होता क्या है, दिन भर तो इसमें हीटिंग होती रहेगी, डे टाइम में इसकी हीटिंग होती रहेगी, क्लियर, और नाइट के टाइम में, रात को, क्लियर, इसकी कूलिंग होती रहेगी। तो इस हीटिंग कूलिंग को मेटलर्जी में एक नाम दिया जाता है अनीलिंग। मैं थोड़ा सा सब एनसीईआरटी से बाहर चला गया हूं, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये जरूरी है। तो उसको कहा जाता है अनीलिंग। तो अनीलिंग होने से, लगातार अनीलिंग होने से इसका कुछ पार्ट अरेंज्ड फॉर्म में चला गया है, ग्लास का कुछ पार्ट अरेंज्ड फॉर्म में चला गया है, और जैसे ही अरेंज्ड फॉर्म में जाएगा, ग्लास का कुछ पार्ट अरेंज्ड फॉर्म में जाएगा तो ग्लास अमोर्फस से क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हुआ। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाता है यस और नो में, ट्रू फॉल्स में, करेक्ट इनकरेक्ट में, क्लियर, क्या पूछा जाता है, अब एनसीईआरटी को उठाएंगे, इससे बाहर हम कोशिश करेंगे ना ही जाएं, क्लियर। और कंपटीशन वाले वीडियोस हम अलग बनाएंगे, ये सिर्फ डेडिकेटेड टू 12th क्लास है। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एनिशिएंट सिविलाइजेशन, पुराने टाइम से, क्लियर। आप देख सकते हैं 20-20 साल पुरानी जो बिल्डिंग्स है ना आपके आसपास कहीं, उनमें जो ग्लास लगे हुए हैं बाहर की तरफ, जिनका जो फेस है वो बाहर की तरफ है, इंटरनल नहीं, बाहर की तरफ है। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एनिशिएंट क्रिस्टलाइजेशन सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बिकम मिल्की हो गए। क्यों हो गए? इन अपीयरेंस क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ सम, मैंने ये नहीं कहा कंप्लीट, सम क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको अंडरलाइन करें, अलग से साइड में लिखें, तो आप इसमें फायदा उठा पाओगे। फिर हमें बताया गया लाइक लिक्विड्स। अब देखिए आपके पास एक डोर में, इसके आर पार देखने के लिए यहां ग्लास लगा हुआ है, ये डोर हो गया, इसमें आपने ग्लास लगा रखा है। जब इस ग्लास को लगे लगे कई साल हो जाएं, आफ्टर मेनी ईयर्स, तो अगर आप इसकी थिकनेस मेजर करें, वो भी कहां से, और आपको पता है फिजिक्स में बर्नियर कैलिपर से आप थिकनेस मेजर करते हो, तो ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, ये स्लाइटली थिकी दिखेगा। मान लीजिए इसकी थिकनेस T2 है और इसकी थिकनेस आपके पास T1 है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं T2 ग्रेटर देन T1। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या,
तो ये है समटाइम्स दीज आर कोल्ड सूडो सॉलिड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ग्लास पैन फिक्स टू विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटर थिकर एट द बॉटम। तो वो क्या है? फ्लूइडिटी। वो क्या है? फ्लूइडिटी। एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ लिक्विड नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, बट वेरी स्लोली। दिस इज बिकॉज द ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। तो इस पे भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर दैट इन सम of their physical properties like electrical resistance, refractive index show different values when measured along different directions in the same crystal। तो एक बात तो आप थोड़ा सा फोकस करके मेरी सुने, क्या कि जो एन आइसोट्रोपिक वर्ड है इसका लिटरल मीन क्या है? एन फॉर नॉट, ठीक है जी। आइसो मतलब सेम, क्लियर? नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शंस, नॉट सेम in all directions। anisotropy, और anisotropy किसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ? anisotropy is a characteristic of crystalline solids that in some of their physical properties, electrical resistance, refractive index shows different value when measured along different direction। एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शंस में मेजर किया गया, तो नॉट सेम, रिजल्ट्स अलग अलग आए इन द सेम क्रिस्टल। This arises from different arrangements with the particles in different direction। तो इस बात को अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो देखिए, यहां आप NaCl को लिखने जा रहे हैं, यहां आप NaCl को लिखने जा रहे हैं। सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल, NaCl 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 Cl NaCl 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 सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल, ठीक है जी। सर्कल डॉट और ये सर्कल डॉट। अब जो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक एक्सरे बीम को इस डायरेक्शन में और एक एक्सरे बीम को मैंने इस डायरेक्शन में पास करवाया, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो, जब मान लीजिए ये एक्स वाई डायरेक्शन में एक्सरे बीम गई तो इसने सर्कल डॉट सर्कल डॉट को फेस किया, लेकिन जब आपके पास एक्स वाई की जगह पर डायगोनली कोई वेव गई, एक्सरे गई, तो उसने सर्कल 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 डॉट 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 को फेस किया। तो अब आप देखें, एक ही क्रिस्टल में, सेम क्रिस्टल में, एक ही क्रिस्टल में, सेम क्रिस्टल में, ठीक है जी, जब क्रिस्टल तो सेम है, डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, डायरेक्शंस डिफरेंट हैं और सेम प्रॉपर्टी है, सिंगल कोई भी प्रॉपर्टी है, सिंगल प्रॉपर्टी आपके पास, जब उसका मेजरमेंट करने जा रहे हो तो आपके पास रिजल्ट्स क्या रहे? डिफरेंट। बस इसी बात को आपने एनिसोट्रोपी बोल दिया है, इसी बात को आपने एनिसोट्रोपी बोल दिया है। सेम क्रिस्टल, डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम प्रॉपर्टी, रिजल्ट्स आर डिफरेंट। रीजन आप देखें, जो मैंने डायग्राम आपको बनाकर दिया है, वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज फाउंड टू बी डिफरेंट अलोंग ईच डायरेक्शन, अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। जबकि आइसोट्रोपिक सॉलिड्स क्या होते हैं? अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है? अमोर्फस सॉलिड्स का, ठीक है जी। अमोर्फस सॉलिड्स ऑन द अदर हैंड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ओके, इट इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम, वो तो आपको पहले से सिखाता आ रहा हूं। एंड अरेंजमेंट इज इरेगुलर इन ऑल डायरेक्शंस, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज वुड बी सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। दीज डिफरेंसेस आर समराइज्ड इन टेबल 1.1। इसको भी मैं आपको करवाता हूं क्योंकि ये टेबल अब हमारे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो एक बार इस डायग्राम को भी देख लें जो हमें इस एनसीईआरटी में बना दिखता है, और इसकी ये स्टेटमेंट भी पढ़ लें। एनिसोट्रोपी इन क्रिस्टल्स इज ड्यू टू द
डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। देखिए ए बी डायरेक्शन में ब्लू सर्कल, और जबकि सी डी डायरेक्शन में हाँ इसको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मिल रही है। तो वही मैंने आपको समझाया हुआ है कि दो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स एक्सरे को फेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई रिजल्ट्स आर डिफरेंट। ओके, तो समराइज किया हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको गलती से मिस मत करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेप की बात करें, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप डेफिनेट है, ठीक है जी। इरेगुलर है, अमोर्फस ग्लास हो गया, सिलिका हो गया, उसमें भी सिलिका जेल, या फिर जो मैं आपको बता कर आया हूं पीछे, क्लियर ना, ग्लास, सिलिका ग्लास और मेल्टिंग, इनके शार्प है जैसा मैंने आपको बताया था। ग्रेजुअली ये सॉफ्ट होते जा रहे हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर आप देखिए कभी ग्लास आपके हाथ से गिरकर टूट जाए तो घर वाले मना करते हैं, बच्चे उठाना मत, क्यों, लग जाएगा, क्योंकि उसके जो एजेस हैं वो इरेगुलर हैं, आपको फ्रिक्शन की वजह से लगने का डर रहेगा। लेकिन जो आपके पास क्रिस्टलाइन है उसकी फ्रेश कटेड सरफेस ऑलवेज क्या होएगी, स्मूथ होएगी, उसकी सरफेस क्या होएगी, प्लेन एंड स्मूथ होएगी। हीट ऑफ फ्यूजन मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लीजिए किसी का 800 डिग्री सेंटीग्रेड एमपी है, तो उससे पहले वो क्लियर 799.99 पे भी सॉलिड रहेगा, शार्प एमपीबीपी है, हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स है। जबकि अमोर्फस के अंदर यहां एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं मिलती है, रेंज है एक, वो मैंने एनाइसोट्रोपी पीछे एक्सप्लेन किया आपको, ये आइसोट्रोपिक है। नेचर कैसा है, ट्रू सॉलिड्स हैं, सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड्स है, ऑर्डर लॉन्ग रेंज है, और ये ओनली शॉर्ट रेंज है। देखिए ओनली शॉर्ट रेंज है, इसी वजह से इसके अंदर आइसोट्रोपी का कैरेक्टरिस्टिक आया। तो इस टेबल को गलती से भी आपने मिस नहीं करना है, सीखना है बार बार, और कहीं दिक्कत हो तो पिछले वाले को एक बार रिवाइज जरूर मारिएगा, क्लियर, इन सबको रिवाइज जरूर कीजिएगा। अमोर्फस क्रिस्टलाइन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड स्टेट, ठीक है जी। इसके बाद का फोकस आपका जाएगा, अमोर्फस सॉलिड्स आर यूजफुल मटेरियल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये 3 नाम मैंने कहा था, आप याद करिएगा। फाइंड मेनी एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइव्स। अमोर्फस सिलिका इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल, अंडरलाइन जरूर करें, एनसीईआरटी वाले एक एक लाइन पे भी क्वेश्चन बना देते हैं। अमोर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट टू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। ये मेरे पास सिलिकॉन का एक प्लेट हुआ, ये हमारे पास सूरज महाराज हुए, ये अपनी सनलाइट इस पे फेंक रहे हैं, और वही सनलाइट फर्दर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। जानबूझकर मैंने इस बात को खींचा है ताकि आपके दिमाग में सिलिकॉन को लेके बात चली जाए कि ये फोटोवोल्टिक मटेरियल बनाने में काम आ रही है, जो सनलाइट को क्लियर कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, जो सनलाइट को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, फोटोवोल्टिक सेल्स। ओके, सॉलिड्स रिजिड क्यों हैं, why are solids are rigid, why do solids have definite volume, classify among the following amorphous crystalline, polyurethane, naphthalene, benzoic acid, teflon, potassium। इन सब बातों के जवाब मैं आपको दूंगा, क्लियर। लेकिन उससे पहले समझ लीजिएगा, जितने भी मेटल्स होंगे, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होंगे, बिना टेंशन के सारे क्रिस्टलाइन होने वाले हैं, ठीक है जी। वाइज ग्लास कंसीडर सुपर कोल्ड लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, वो आइसोट्रोपी की बात है। ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, जैसा कि पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्लियर, क्लीवेज प्रॉपर्टी पे। तो जरूरी है कि आप इसके आंसर्स लिखें, मैं आपको खुद इसको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन डिपेंडेंसी थोड़ी कम करें और इसको करें जरूर आप, ठीक है जी।